गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो अपना क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया था। टुडेज टॉपिक इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो हमने उन्हीं 3 पॉइंट को आज थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट मतलब ये क्रॉप के सीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सीड ले रहे हैं। अगर हेल्दी सीड होंगे तो उसी तरह की जो क्रॉप है वो हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बेस्ट प्रोसेस था। वो ये कि उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई ऑरेंज है और एक लेमन है, अगर हम इन तरह की सिट्रिक की जो कैटेगरी को, अगर उनके सीड को अगर हम कंबाइन करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो एक जैसे मौसमी टाइप की जो एक फ्रूट है, ठीक है, या कीनू टाइप का जो फ्रूट है, वो 2 सीड को मिला के एक थर्ड टाइप का, एक डिफरेंट कैटेगरी का, बट कुछ सिमिलैरिटी जो उसकी ऑरेंज के साथ भी मिलती जुलती हैं, तो उस तरह से एक जो प्रोडक्ट है उसको हाइब्रिडाइज किया जा सकता है। सिंपल इज़ दैट कि अगर हम एक रेड कलर का रोज़ लेते हैं और एक वाइट कलर का रोज़ लेते हैं, अगर उन दोनों की स्टेम को इकट्ठा बांध के अगर हम एक कंबाइंड फॉर्म में एक रोज़ का प्लांट उगाया जाए, तो वो जो प्लांट है वो लाइट पिंक कलर के जो फूल हैं उसके ऊपर रोज़ के आएंगे। तो वो दोनों की कैटेगरी को रिजेंबल करेगा, दोनों की कैटेगरी को रिप्रेजेंट भी करेगा। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और सीड में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग. This approach depend on finding a crop variety that can give a good yield. Variety or strain of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality, and high yielding. One way of incorporating desirable characters into crop varieties by hybridization. क्लियर? तो सीड के कारण ही हम ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सीड ले रहे हैं, और उस तरह से उनकी जो क्रॉप यील्ड है हमारे पास, जो क्रॉप की हमारे पास क्वांटिटी है उसका पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar plant. This crossing may be intervertical between two varieties, या interspecific between two different species of different genres. Another way of improving the crop is introducing a gene that would provide the desired characteristic. This result is genetically modified crop. क्लियर? तो वो क्या करते हैं कि दो, अब ऐसा नहीं हम कर सकते कि एक हम मैरीगोल्ड का फ्लावर लेंगे और एक रोज़ का फ्लावर लेंगे, उनको हम हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं। नहीं, इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही रहनी चाहिए। मतलब दोनों रोज़ के प्लांट ही हैं, सिर्फ कलर डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से उनकी जो क्रॉप है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आजकल की जा सकती हैं। तो उनसे क्या होगा, क्रॉप यील्ड जो है वो हमें ज़्यादा मतलब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकती है और अच्छी क्वालिटी में आ सकती है। क्लियर? For new varieties of crop to be accepted, it is necessary that variety product high yield under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seed of the particular variety. This is, the seed should be all the same variety and germinate under the same condition. तो हमें वही डिपेंड कर रहा है कि जो सीड है, अगर हम उसे हेल्दी लेंगे और उसे अगर हम हेल्दी तरीके से रखेंगे, तो वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव भी कर सकता है और हमें क्रॉप की गुड क्वांटिटी भी दिलवा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज़ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर. जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं और जो खेती बाड़ी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है? मौसम के ऊपर, वेदर, सॉइल क्वालिटी, कि हम कौन से मिट्टी के अंदर बीज को ग्रो करवा रहे हैं, जर्मिनेट हो रहा है वो, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि हमारे पास पानी कितना है. सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रिडिक्टेबल, वेराइटीज़ दैट कैन ग्रो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. Some of the factor of which variety improvement is done are. तो जो हमारी क्रॉप यील्डिंग है वो काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, वेदर के ऊपर, सॉइल क्वांटिटी, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर, हमारे पानी के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें. तो हमारे पास कुछ एक पॉइंट हैं जो हमारी क्रॉप को, इन फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकती हैं.
First is higher yield. To increase the productivity of the crop per acre, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हाई यील्ड क्या होगा कि हम अपनी पर एकड़ के हिसाब से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर हमारी एक एकड़ में अगर सपोज़ 1 टन गेहूँ निकल रहा है, तो अगर हम उसकी सीड अच्छी होगी, अगर हम उसका कंडीशन उसकी अच्छी अप्लाई होंगी, तो हो सकता है वो हमें 2 टन या फिर 1.5 टन की जो वीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा दे सके, तो इंक्रीज़ हो जाता है उसमें। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी consideration of crop product vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quantity in oilseed, and preserving quality in fruit and vegetable. तो हमारी धीरे धीरे क्या है, क्रॉप की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे पता होना चाहिए कि ये जो दालें हैं वो अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस में बनी हुई हैं, हाइजीन है, तो उसमें क्या होगा, उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन की वैल्यू हो गई। अगर वेजिटेबल है, अगर सपोज़ अगर हम मार्केट से कोई वेजिटेबल लेते हैं, आजकल ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रही हैं। इनका क्या मतलब है कि उनको प्रॉपर अच्छी कंडीशन के साथ देसी खाद के साथ बनाया गया है, उसमें कोई भी हम ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया, तो उनके अंदर प्रिजर्वेशन, जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिल सकते हैं रादर ऑन दैट कि जो केमिकल वाली फसल के साथ मिलेंगे। क्लियर। थर्ड, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बेटे अब बायोटिक एंड अबायोटिक ये दोनों ही नेचर से रिलेटेड होते हैं। अबायोटिक जैसे सॉयल, वाटर, माउंटेन, एयर, ठीक है, ये भी नेचर से रिलेटेड है, पर ये चीज़ें सांस नहीं लेती। और बायोटिक वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। So point is biotic and abiotic resistance. Crop production can go down due to biotic disease like insect and nematodes, and abiotic drought, salinity, water logging, heat, cold and frost, stress under different situation, varieties resistance to these stress can improve crop production. अगर हम इन सब चीज़ों से बच जाएं, जैसे कोई सूखा ना पड़े, फ्लड ना आए, ठीक है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा ठंड ना पड़े, कोहरा ना हो जिससे हमारी फसलों को नुकसान ना हो, अबायोटिक और बायोटिक चीज़ें कि हमारी फसलों को कीड़ा ना लग जाए, ठीक है, तो उनमें ये सारी चीज़ें जो है अगर हम उनसे उन कंडीशन से बचा सकते हैं तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट इज़ चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, कि वो कब हमारी फसलें पक के तैयार हो जाती हैं, उनमें भी थोड़ा फ़र्क। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर the economical is variety. Such short duration allow farmer to grow multiple round of crop in a year. Short duration also reduces the cost of production. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces loss during harvesting. उन्होंने ये बोला है कि फार्मर्स को चाहिए कि वो 6-6 महीने की फसलें लगाने की बजाय कुछ ऐसी फसलें लगाएं जो 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएं, जिसके कारण वो एक साल में 3 से 4 बार अपने जो खेतों पे बदल बदल के जो क्रॉप्स को उगा सकते हैं, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिकली मतलब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंक्रीज़ होगी। प्लस अगर वो सारी फसलें एक ही साथ मैच्योर हो जाती हैं तो उनको हार्वेस्टिंग करने में, फसलों को काटने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। Next is wider adaptability. Developing variety of wider adaptability will help the stabilizing the crop production under different environmental condition. One variety can then be grown under different climatic condition in different areas. Clear? कि मतलब different area का different climate होता है, उनके हिसाब से उनको condition apply करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स मतलब टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स फॉर fodder crop. Draftness is desired in cereals. So, the less nutrient are consumed by these crops, the developing variety of desired agronomic character help give higher productivity. बेटे इसमें वीडीसाइड का प्रोसेस किया जाता है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो जो हमें पौधे चाहिए उनके साथ अनवांटेड प्लांट्स भी क्या हैं, उग जाते हैं। उससे क्या होगा,
कि जितना वो पानी है, अनवांटेड प्लांट है तो वो भी प्लांट ही है, वो भी फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही, तो जितनी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो उनको भी मिलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो मेन क्रॉप है उसके लिए फिर वो चीज़ें जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी जो इंपॉर्टेंट फसल है उन्हीं को मिलने चाहिए। तो टाइम टू टाइम पे ये जो अनवांटेड प्लांट जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं धीरे धीरे। क्लियर। सो नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा एक सेकंड पॉइंट है कि जो हम क्रॉप उगाते हैं उनको हम कैसे मेंटेन करके कैसे रख सकते हैं। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म। डिफरेंट फार्मर दस हैव मोर और लेस लैंड। इंडिया के साथ वाली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें जो फार्मिंग का जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनमें भी खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। एशिया की नॉर्मल कंट्रीज़ ऐसी ही हैं। और दूसरा कि फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम, जो फार्मिंग है जो खेती बाड़ी है वो छोटे फार्म से लेके बड़े फार्म्स तक भी की जा सकती है। और फार्मर अपने अपने मनी के अकॉर्डिंग, अपने अपने लैंड के अकॉर्डिंग, अपनी जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इट इज़ मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये बोला कि इन शॉर्ट में कि फार्मर की पास जितनी मनी है, उसके पास जितने सोर्सेज हैं, वो वही डिपेंड कर पाएगा कि वो अपनी खेती कितनी ज़्यादा अच्छे से और न्यू टेक्नोलॉजी से कर पा रहा है। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। दस द फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ और इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो जिनके पास मनी है अपनी खेती बाड़ी को और इन्हांस करने की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस जो हैं वो करते रहते हैं। क्लियर। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बींग, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। ग्रो करने के लिए जैसे हमें ग्रो करने के लिए किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। तो हम पौधों को न्यूट्रिएंट कहाँ से देते हैं? बाय प्लांट्स, बाय एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा से, पानी से, मिट्टी से। ठीक है। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट। प्लांट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Air supply carbon and oxygen, hydrogen comes from water, and soil supply the other 13 nutrient to plant. Amongst these, some are required in large quantity and therefore macronutrient। बट इनमें से कुछ जो है न्यूट्रिएंट पौधों को बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास वाटर के कांटेक्ट हैं, तो इन सब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Clear? And other nutrient used by plant in small quantity and therefore are called micronutrient। जो बाकी जो पौधों को न्यूट्रिएंट चाहिए बट थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे टॉपिक। और आज मैं आपको पेज नंबर 206 के ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये सेंड कर रही हूँ। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई आर दे मैक्रोन्यूट्रिएंट, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, ये 2 जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर बेटे? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक और कोई वर्ड जो आपको नहीं अगर समझ में आया, देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू।